आस्था धनवान होने की तरफ दूसरा कदम। आस्था दिमाग का प्रमुख रसायन अंग है। जब आस्था विचारों के कंपन के साथ मिश्रित होती है तो अवचेतन मन कंपन को तुरंत ग्रहण कर लेता है, इसे इसके आत्मिक संतुलन में परिवर्तित करता है और जैसा प्राथमिक के मामले में होता है, इसे अनंत बुद्धिमत्ता को पहुंचा देता है। विश्वास, प्रेम और सेक्स की भावनाएं सभी प्रमुख सकारात्मक भावनाओं में सबसे शक्तिशाली होती हैं। जब तीनों मिश्रित होते हैं तब उनमें विचारों के कंपन के रंग का प्रभाव इस तरह होता है कि ये तुरंत अवचेतन मन तक पहुंचता है, जहां वह अपने आध्यात्मिक संतुल्य में बदल जाता है। एकमात्र रूप जो कि अनंत बुद्धिमत्ता से एक प्रतिक्रिया को प्रेरित करता है। प्रेम और विश्वास मानसिक होते हैं, मनुष्य के आध्यात्मिक पक्ष से अच्छी तरह संबंधित होते हैं, जबकि सेक्स विशुद्ध रूप से जैविक है और केवल शारीरिक रूप से संबंधित है। इन तीनों भावनाओं के मिश्रण या समन्वय का प्रभाव सीमित आदमी के विचारशील मन और अनंत बुद्धि के बीच एक सीधी संचार रेखा खोलने पर पड़ता है। विश्वास कैसे विकसित करें? अब ये एक ऐसा बयान आता है जो इच्छा को उसके भौतिक या मौद्रिक पैसे वाले रूप में बदलने के लिए स्वतः सुझाव के सिद्धांत के महत्व को बेहद समझ देता है। अर्थात आस्था दिमाग की एक ऐसी स्थिति है जिसे स्वतः सुझाव के जरिए यानी बार बार बोले गए सकारात्मक वाक्यों या निर्देशों के माध्यम से अवचेतन मन में डाला या विकसित किया जा सकता है। विधि का वर्णन जहां पहले से विश्वास मौजूद नहीं होता। विश्वास कैसे पैदा करे, इसका वर्णन करना तब बहुत मुश्किल हो जाता है जब किसी व्यक्ति के अंदर पहले से ही विश्वास मौजूद नहीं होता। दरअसल ये उतना ही कठिन है जितना किसी अंधे व्यक्ति को लाल रंग समझाना जिसने कभी कोई रंग देखा ही नहीं और जिसके पास कोई अनुभव भी नहीं है जिससे उसकी तुलना करके उसे कुछ समझाया जा सके। आस्था या विश्वास दिमाग की एक स्थिति होती है और इस स्थिति को आप तभी विकसित कर सकते हैं आप इच्छा पर महारत हासिल कर लें, साथ ही इन सिद्धांतों को सीखकर उन्हें अपने जीवन में लागू करें, क्योंकि ये विश्वास की स्थिति कोई जादू या चमत्कार नहीं है, बल्कि यह एक अभ्यास और शिक्षा का परिणाम है जो आपको तभी मिलता है जब आप इन सिद्धांतों को समझते हैं, अपनाते हैं और नियमित रूप से प्रयोग करते हैं। शायद इसे एक उदाहरण के जरिए और बेहतर ढंग से समझाया जा सकता है, जैसे कि लोग कभी कभी अपराधी कैसे बन जाते हैं। एक प्रसिद्ध कथन में कहा गया है, व्यक्ति पहली बार किसी ऐसे अपराध के संपर्क में आता है जिससे वह घृणा करता है तो वह उसे नापसंद करता है, लेकिन अगर वह व्यक्ति लंबे समय तक उस अपराध के संपर्क में बना रहता है तो धीरे धीरे वह उसे करने और सहने का आदी बन जाता है, और अगर वह और भी लंबे समय तक उस माहौल में रह जाए तो अंत में वह उसे अपनाकर उसका हिस्सा बन जाता है और उसी से प्रभावित हो जाता है। ठीक उसी तरह जब आप अपने अवचेतन मन को बार बार सकारात्मक आदेश या सुझाव देते हैं तो एक समय के बाद वो सुझाव विश्वास का रूप ले लेते हैं, और यही तरीका है जिससे विश्वास को धीरे धीरे विकसित किया जा सकता है। ये उसी कथन के बराबर है कि कोई भी विचार या भावना जो बार बार अवचेतन मन में डाली जाती है अंत में वहां स्वीकार कर ली जाती है। इसके बाद अवचेतन मन उस विचार पर काम करना शुरू कर देता है और उसे उपलब्ध और सबसे व्यावहारिक तरीकों से उस विचार को भौतिक या वास्तविक रूप में बदल देता है। यह बात हमें यह सिखाती है कि हम जो सोचते हैं और बार बार अपने दिमाग में दोहराते हैं वो चीज धीरे धीरे हमारे अवचेतन मन का हिस्सा बन जाती है और फिर वो हमारी हकीकत बनाने की दिशा में काम शुरू कर देती है। सभी विचार जो भावनाओं से भर दिए गए होते हैं और जिन्हें भावना वो आस्था के साथ मिलाया गया होता है वो तुरंत ही अपने आप को भौतिक रूप बदलना शुरू कर देते हैं। भावनाएं और आस्था ये वो ताकतें हैं जो किसी विचार को जीवन शक्ति, जीवन और कार्यवाही प्रदान करती हैं। जब विश्वास, प्रेम और सेक्स जैसी भावनाओं को किसी मजबूत विचार के साथ जोड़ा जाता है तो ये मिश्रण किसी एक भावना की तुलना में कहीं ज्यादा प्रभावशाली बन जाता है। अर्थात इन भावनाओं को साथ में मिलाकर जब किसी लक्ष्य या विचार में डाला जाता है तो वो विचार जल्दी और ज्यादा ताकत के साथ हकीकत में बदलने लगता है। केवल वही विचार प्रभावी नहीं होते जो आस्था, विश्वास के साथ मिलाए गए हो, बल्कि कोई भी विचार जो किसी भी प्रकार की भावना, चाहे वह सकारात्मक हो या नकारात्मक के साथ जुड़ा हो, वह अवचेतन मन तक पहुंच सकता है और उसे प्रभावित कर सकता है। अर्थात भावना के बिना विचार कमजोर होता है, लेकिन जब वह किसी गहरी भावना के साथ जुड़ता है तो वह अवचेतन मन में उतर जाता है और असर डालने लगता है। इस बयान से आप ये बात समझ सकते हैं कि हमारा अवचेतन मन न सिर्फ अच्छे या रचनात्मक विचारों पर काम करता है, बल्कि
अगर उसमें कोई नकारात्मक या विनाशकारी सोच बार बार डाली जाए तो वो भी उतनी ही आसानी से हकीकत में बदल जाती है। ये वही प्रक्रिया है जिसे हम अक्सर बुरा भाग या किस्मत खराब होना। लाखों लोग ये महसूस करते हैं कि कोई अनजानी शक्ति है जो उन्हें गरीबी या विफलता की ओर ले जा रही है और वो मान लेते हैं कि उनका इससे कोई नियंत्रण नहीं है। पर सच्चाई ये है कि ये सब इसलिए होता है क्योंकि उन्होंने ये नकारात्मक सोच स्वीकार कर ली है। उनका अवचेतन मन इस सोच को सच मानकर उसे हकीकत में बदलने लगता है। यानी ऐसे लोग अपने ही दुर्भाग्य के निर्माता खुद बन जाते हैं और अंत में अपनी ही बनाई हुई सजा भुगतते हैं। कभी कभी बस उसका विश्वास बदल देना ही काफी होता है। एक पिता था, उसका बेटा हमेशा खुद को कमजोर समझता था। कहता था, पापा मैं कभी कुछ नहीं कर पाऊंगा, सब मुझसे आगे। पिता ने कुछ नहीं कहा। एक दिन वो बेटे को आईने के सामने ले गया और बोला, तू जानता है तुझे ऊपर वाले ने किसी बहुत बड़े मकसद के लिए भेजा है? बेटा चौंका। मैं? पिता ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ, और मैंने ये बात एक संत से सुनी थी। तू इस धरती पर बहुत बड़ा काम करेगा, तुझे खुद नहीं पता, पर तेरा भाग्य बहुत बड़ा है। धीरे धीरे वो लड़का सोचने लगा, शायद पापा सच कह रहे हैं, शायद मैं वाकई कुछ कर सकता हूँ। और बस यही शायद धीरे धीरे मैं कर सकता हूँ में बदल गया। फिर एक दिन ऐसा आया जब उसने सच में वो कर दिखाया जो कोई सोच नहीं सकता था। लेकिन सच ये था, पिता ने किसी संत से कुछ नहीं सुना था। ये सब सिर्फ विश्वास का बीज था जो उसने बेटे के मन में बो दिया था, और वो बीज अवचेतन मन की जमीन में गिरते ही फलने फूलने लगा। सीख क्या है? आप जब भी अपने अवचेतन मन को कोई इच्छा या लक्ष्य दो तो साथ में ये यकीन भी भेजो कि ये सच में होने वाला है। आपका अवचेतन मन सच्चाई और कल्पना में फर्क नहीं करता। जो आप बार बार दोहराते हो वो आखिरकार आपकी हकीकत बन जाता है। तो चाहे खुद से कहो या किसी अपने को यकीन दिलाओ, बस भरोसा डाल दो, क्योंकि विश्वास ही वो चाबी है जो नामुमकिन को मुमकिन बनाती है। जब आप अपने अवचेतन मन को कोई आदेश देते हैं और चाहते हैं कि वो उस आदेश पर काम करे, तो जरूरी है कि आप भी खुद वैसा ही बर्ताव करें जैसा आप खुद से कह रहे हैं। मतलब ये कि अगर आप अपने मन से कहते हैं मैं अमीर बन रहा हूँ, तो आपको खुद भी ऐसे ही बर्ताव करना होगा जैसे आप सच में अमीर बन रहे हो। आपका अवचेतन मन ये नहीं देखता कि वो चीज अभी आपके पास है या नहीं, वो तो बस उस आदेश पर काम करता है जो उसे विश्वास और भावना के साथ दिया गया हो। जब भी कोई आदेश विश्वास से दिया जाता है तो अवचेतन मन उसे अपने तरीके से सबसे सीधे और व्यावहारिक रास्ते से हकीकत में बदलने की कोशिश करता है। यहाँ तक अब तक इतना बताया जा चुका है कि कोई भी व्यक्ति खुद अभ्यास करके अपने अवचेतन मन को दिए गए किसी भी सुझाव को आस्था और भावना से भर सकता है। लेकिन ये काबिलियत सिर्फ पढ़ने से नहीं आती, इसके लिए लगातार अभ्यास करना पड़ता है। आस्था दिमाग की एक ऐसी स्थिति होती है जिसे सुझाव देने के तरीके से प्रिंसिपल से पैदा किया जा सकता है। हम अब उस सिद्धांत को पूरी तरह समझाएंगे जिसे कोई भी व्यक्ति विश्वास यानी भरोसा पैदा कर सकता है, चाहे अभी उसमें विश्वास मौजूद ना भी हो। बस एक बात सबसे पहले याद रखो, अपने ऊपर विश्वास रखो और अनंत शक्ति ईश्वरीय ब्रह्मांड पर आस्था रखो। अब शुरू करने से पहले एक बात फिर से साफ साफ समझ लो, आस्था एक अमर और बेहद ताकतवर शक्ति है जो आपके विचारों को जीवन, ताकत और हिम्मत देती है। ये बात इतनी जरूरी है कि इसे आपको 2 बार, 3 बार, यहाँ तक कि 4 बार जरूर पढ़ना चाहिए। ये इतनी महत्वपूर्ण बात कि इसे आप जोर से भी पढ़ सकते हैं ताकि इसका असर आपके मन पर गहराई से हो। आस्था ही वो आधार है जिससे सारे चमत्कार होते हैं और वो सारे रहस्य काम करते हैं जिन्हें विज्ञान आज तक पूरी तरह समझ नहीं पाया। आस्था ही असफलता को दूर करने का एकमात्र तरीका है। आस्था एक ऐसा ताकतवर रसायन यानी शक्ति है जो जब प्रार्थना के साथ मिलती है तो ये सीधे ईश्वर या ब्रह्मांडीय बुद्धि से संपर्क बना देती है। आस्था वो ताकत है जो इंसान के सीमित दिमाग से निकले हुए साधारण विचारों की हल्की ऊर्जा को एक आध्यात्मिक और गहरी ताकत में बदल देती है। आस्था ही एकमात्र तरीका है जिसके जरिए हम इंसान इस ब्रह्मांड की अनंत और अद्भुत शक्ति का सपने देखने और उसे साकार करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। यह एक सार्वभौमिक, हर जगह लागू होने वाली विधि है कि अगर कोई व्यक्ति किसी बात को बार बार खुद से दोहराता है
चाहे वो बात सच हो या झूठ, तो अंत में वह व्यक्ति उस बात पर विश्वास करने लगता है। अगर कोई इंसान एक झूठ को बार बार दोहराता है तो धीरे धीरे वह उस झूठ को सच मानने लगता है, और इतना ही नहीं, वह उसके सच होने पर यकीन भी करने लगता है। हर इंसान वही बनता है जिस विचार को वह अपने दिमाग में बैठने देता है। वह विचार जिसे वह बार बार सोचता है, भावनाओं के साथ महसूस करता है और जिसे वह सच मान लेता है, वही विचार उसके जीवन की दिशा तय करता है। जब कोई इंसान किसी विचार को गहरी भावना के साथ बार बार सोचता है तो वह विचार एक प्रेरक शक्ति बन जाता है जो उसकी हर गतिविधि, हर काम और उसके पूरे व्यवहार को निर्देशित और नियंत्रित करता है। ये चुंबकीय शक्ति ऐसे ही दूसरे विचारों को अपनी ओर खींचती है जो उसी तरह के होते हैं या उनसे किसी तरह से जुड़े होते हैं। यह प्रक्रिया एक सूक्ष्म इथिल स्तर पर होती है जहां हमारे विचार, हमारे भाव और हमारे विश्वास दूसरे विषय वैसे ही विचारों के कंपन, यानी जब आप कोई विचार गहराई से भावना के साथ सोचते हो तो आप वैसी ही चीजों, लोगों, घटनाओं या हालातों को अपने जीवन में खींचना शुरू कर देते हो। एक विचार जो भावना के साथ होता है उसे हम एक बीज की तरह मान सकते हैं। जब उस बीज को उपजाऊ मिट्टी में बोया जाता है तो वह धीरे धीरे बढ़ता है और फिर अपनी ही तरह के अनगिनत बीज तैयार करता है। यानी जो शुरू में सिर्फ एक छोटा सा बीज था, आगे चलकर लाखों बीजों की शुरुआत बन जाता है। ठीक इसी तरह जब आप कोई भावना से भरा हुआ विचार अपने मन में बोते हो तो वह अकेला नहीं रहता, बल्कि वो विचार धीरे धीरे बढ़ता है और उसी जैसे और हजारों विचारों को जन्म देता है। पत्थर के इस विशाल भंडार से इंसानी दिमाग लगातार उन तरंगों को आकर्षित करता है जो उससे मेल खाती हैं, और फिर वही तरंगे दिमाग में मिल जाती हैं और उसे प्रभावित करती हैं। कोई भी विचार, योजना या मकसद जो एक इंसान अपने दिमाग में बार बार सोचता है, वो ईथर में मौजूद वैसी ही तरंगों को अपनी तरफ खींचता है जो उन्हीं विचारों से मेल खाती हैं। ये तरंगे उस इंसान की अपनी मानसिक शक्ति में जुड़ जाती हैं, और जब तक वह इंसान उन विचारों को अपने मन में बनाए रखता है, तब तक ये तरंगे उसमें लगातार ऊर्जा और प्रेरणा भरती रहती हैं। इस तरह उसका दिमाग उस विचार का मालिक बन जाता है और वह विचार धीरे धीरे और ज्यादा ताकतवर हो जाता है। आत्मविश्वास का पहला सूत्र: मुझे ये अच्छी तरह पता है कि मेरे अंदर अपने जीवन के एक तय लक्ष्य को पाने की पूरी ताकत है, इसीलिए मैं खुद से बार बार ये कहता हूँ कि मैं उस लक्ष्य को पाने के लिए लगातार काम करूंगा। मैं खुद से यहीं और अभी ये वादा करता हूँ कि मैं ऐसे हर काम के लिए हमेशा तैयार रहूंगा। आत्मविश्वास का दूसरा सूत्र: मुझे ये एहसास है कि मेरे दिमाग में जो असरदार विचार होते हैं वे धीरे धीरे खुद को बाहर की दुनिया में असली कामों के रूप में दिखाते हैं और फिर वो सच बन जाते हैं। इसलिए मैं हर दिन 80 मिनट तक उस तरह के इंसान के बारे में सोचूंगा जैसा मैं बनना चाहता हूँ। मैं अपने मन में उस इंसान की एक साफ और मजबूत तस्वीर बनाऊंगा। आत्मविश्वास का तीसरा सूत्र: मैं जानता हूँ कि आत्म सुझाव सेल के सिद्धांत के जरिए कोई भी इच्छा जिसे मैं बार बार अपने मन में रखता हूँ आखिरकार ऐसे तरीके ढूंढ लेती है जिनसे वह सच में पूरी हो सके। इसलिए मैं हर दिन 7 मिनट तक अपने आप से आत्मविश्वास बढ़ाने की बात करूंगा और उसे बार बार दोहराऊंगा। चौथा आत्मविश्वास सूत्र: मैंने अपने जीवन का एक स्पष्ट और निश्चित लक्ष्य कर लिया है और मैं तब तक लगातार कोशिश करता रहूंगा जब तक कि मुझे उस लक्ष्य को पाने का पूरा आत्मविश्वास नहीं हो जाए। मैं पूरी तरह से महसूस करता हूँ कि कोई भी धन या स्थिति तब तक टिक नहीं सकती जब तक वह सच्चाई और न्याय के आधार पर नहीं बनी हो। इसलिए मैं ऐसा कोई काम या सौदा नहीं करूंगा जिससे किसी दूसरे का नुकसान हो। मैं अपने भीतर की शक्तियों का उपयोग दूसरों की मदद से सफलता पाने के लिए करूंगा। मैं दूसरों की सेवा करने की सच्ची इच्छा रखता हूँ और इसी भावना से लोग मेरी सेवा करना चाहेंगे। मैं पूरे मानव समाज के लिए प्यार और विश्वास के विचार को फैलाने में भरोसा रखता हूँ। एक कहानी: किसी छोटे गांव में एक युवक रहता था। नाम था आर्व। साधारण परिवार, साधारण सपने, लेकिन मन में एक बात बिल्कुल साफ थी: मैं जानता हूँ कि मेरे पास अपने जीवन के लक्ष्य को पाने की शक्ति है। हर सुबह उठते ही वह 30 मिनट आंखें बंद करता और एक बात सोचता: अगर मैं वो इंसान बन चुका होता जिसे मैं सपना देखता हूँ तो मैं कैसा दिखता, कैसे सोचता, कैसे चलता। वो हर दिन खुद को उसी रूप में देखने और महसूस करने का अभ्यास करता। धीरे धीरे उसने एक नई आदत डाली: हर दिन 10 मिनट आईने में देखना और खुद से बात करना। तू कर सकता है आर्व, क्योंकि तेरे अंदर वो आग है जो किसी किताब में नहीं,
उसके आत्मसंवाद ने उसे डर से बाहर निकाला। वो अपने लक्ष्य को कागज पर साफ साफ लिख चुका था। वो जानता था कभी कभी भरोसा रास्ते में बनता है, शुरुआत कदम बढ़ाने से होती है। इसलिए उसने अपने डर और असफलताओं को रास्ता नहीं बनने दिया। लेकिन वो सिर्फ अपनी सफलता के लिए नहीं चला। उसने सीखा कि सच्चा आत्मविश्वास तब आता है जब तुम अपनी सफलता में किसी और को भी शामिल करते हो। वो हर दिन ये तय करता कि उसकी मेहनत किसी और के जीवन में रोशनी लाए। बस इतना जान गया था, पैसे से नहीं पर सेवा से जो नाम बनता है वो कभी मिटता नहीं। इस तरह एक बीज ने अपने विश्वास से एक पेड़ बनाया और अब उसकी छाव में बहुत लोग खड़े हैं। अगर आपको लगता है कि आप हार गए हो तो आप सच में हार चुके हो। अगर आप सोचते हैं कि आप हिम्मत नहीं कर सकते तो आप कभी हिम्मत नहीं कर पाएंगे। अगर आप जीतना तो चाहते हैं लेकिन आपको लगता है कि आप कर नहीं सकते तो लगभग तय है कि आप नहीं कर पाओगे। यदि आप सोचते हैं कि आप खो देंगे तो आप खो चुके हैं। दुनिया में सफलता उन्हीं को मिलती है जो उसके लिए पूरी इच्छा और इरादे के साथ कोशिश करते हैं। यह सब कुछ सिर्फ और सिर्फ मन की स्थिति पर निर्भर करता है। यदि आप सोचते हैं कि आप बेहतर हैं तो आप वाकई बेहतर हैं, लेकिन अंतिम जीत के लिए आपको ऊंचा सोचना होगा और सबसे पहले अपने आप पर पूरा विश्वास रखना होगा। तभी आप कभी भी कोई भी पुरस्कार जीत सकते हैं। जीवन की लड़ाई हमेशा सबसे ताकतवर या सबसे तेज इंसान नहीं जीतता। असली जीत तो उसी को मिलती है जो आखिर तक ये सोचता है कि मैं कर सकता हूँ। पहला, अमेरिका में जो विशाल इस्पात साम्राज्य यूनाइटेड स्टेट्स स्टील कॉर्पोरेशन बना, वो पहले सिर्फ एक विचार था जो चार्ल्स एम श्वाब और एंड्रयू कार्नेगी के मन में आया। उन्होंने उसे अपनी कल्पना से जन्म दिया। दूसरा, उन्होंने उस विचार में आस्था यानी विश्वास जोड़ा। उन्हें पूरा यकीन था कि यह संभव है। तीसरा, फिर उन्होंने उस विचार को सच बनाने के लिए एक ठोस योजना बनाई जिसके जरिए उन्होंने उसे हकीकत में बदल दिया, यानी वो विचार अब एक आर्थिक और भौतिक सच्चाई बन गया। चौथा, उन्होंने यूनिवर्सिटी के एक क्लब में प्रसिद्ध भाषण देकर अपनी योजना को कार्रवाई में बदल दिया। फिर उन्होंने आवेदन किया और दृढ़ता के साथ अपनी योजना को पूरा किया। जब तक वो योजना पूरी तरह से सफल नहीं हो गई तब तक उन्होंने दृढ़ निश्चय के साथ उसका समर्थन किया। छठा, उन्होंने सफलता की एक तीव्र इच्छा के जरिए सफलता की ओर जाने वाला रास्ता खुद तैयार किया। $1 अरब के रात्रि भोज के बाद का एक सुंदर भाषण। जब 12 दिसंबर 1999 की शाम को देश के करीब 30 अमीर और प्रसिद्ध लोग पश्चिम के एक युवा का सम्मान करने के लिए 5th एवेन्यू पर स्थित यूनिवर्सिटी क्लब के समारोह हॉल में इकट्ठा हुए तो वहां मौजूद आधे दर्जन से ज्यादा मेहमानों को ये अंदाजा भी नहीं था कि वे अमेरिका के औद्योगिक इतिहास की सबसे बड़ी और अहम घटना के गवाह बनने जा रहे हैं। जे एडवर्ड सिमंस और चार्ल्स स्टुअर्ट स्मिथ का दिल आभार से भरा हुआ था। वो आभार चार्ल्स एम श्वाब के लिए था जिन्होंने पिट्सबर्ग के डिल्वर्थवर्ग की एक हल्की सी यात्रा के दौरान उन दोनों के लिए बहुत ही भावनात्मक और प्रभावशाली काम किया था। चार्ल्स और श्वाब ने मिलकर पूर्वी बैंकिंग दुनिया के एक 38 साल के फौलादी आदमी का परिचय कराने के लिए एक रात्रि भोज की योजना बनाई थी, लेकिन उन्हें यह बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि यह भोज इतिहास बदल देगा। बल्कि उन्होंने श्वाब को पहले से चेतावनी भी दी थी कि न्यूयॉर्क के पुराने ख्यालों वाले अमीर लोग उसे शायद पसंद नहीं करेंगे और यदि श्वाब स्टील किंग कार्नेगी या बड़े निवेशक हैरिमन और बैंकर मॉर्गन को नाराज नहीं करना चाहते तो बेहतर होगा कि वो खुद सिर्फ 20 मिनट तक ही बोले और फिर चुपचाप मंच से। यहाँ तक कि जॉन पियरपॉन्ट मॉर्गन भी अपनी शाही प्रतिष्ठा के कारण सिर्फ थोड़ी देर के लिए वहां आए थे, सिर्फ इसलिए कि उनकी मौजूदगी से उस कार्यक्रम की शोभा बढ़ जाए। जहां तक प्रेस और आम जनता की बात है तो पूरा मामला इतना छोटा और जल्दी का था कि अगले दिन अखबारों में इसे जगह ही नहीं मिल पाई। तो उस भोज में शामिल मेजबान और उनके खास मेहमानों ने 7 या 8 तरह के स्वादिष्ट खाने का आनंद ले लिया था। इस दौरान थोड़ी बहुत बातचीत भी हुई, लेकिन सब कुछ बहुत संयमित और सीमित रहा। कुछ बैंकरों और दलालों ने स्वाब से मुलाकात की जिसे ज्यादा लोग जानते नहीं थे और जिसका करियर उस समय बहुत स्पष्ट नहीं था। लेकिन शाम पूरी होने से पहले वही स्वाब और उनके साथ मौजूद एंड्रयू कार्नेगी का दिल सबका ध्यान खींचने वाला था और यहीं से $1 अरब की कीमत वाली यूनाइटेड स्टेट्स स्टील कंपनी की कल्पना जन्म ले चुकी थी। इतिहास के लिए यह दुर्भाग्य है कि उस रात के भाषण का कोई रिकॉर्ड नहीं बना। बाद में उन्होंने इसे एक बैंक बैठक में दोहराया। फिर जब सरकार ने स्टील कंपनी तोड़ने की बात की तो उन्होंने वही बात गवाही में कही जिससे व्यापार
जेट में हलचल मच गई। भाषण सीधा साधा था, थोड़ा मजाक भी था, बड़ी बातें नहीं थी मगर उसमें बड़ी ताकत थी, उसमें 5 अरब डॉलर की बात छिपी थी। भाषण खत्म हुआ पर लोग उसके असर में थे। वो आदमी 30 मिनट तक बोला, फिर खिड़की के पास जाकर 1 घंटे और बात करता रहा। स्वाब का जादू शुरू हो चुका था, लेकिन सबसे जरूरी था एक साफ योजना जो उसकी तरक्की के लिए बनी थी। बहुत लोगों ने पहले भी स्टील ट्रस्ट बनाने की कोशिश की थी। जॉन गेट्स ने भी कहा था पर मॉर्गन ने विश्वास नहीं किया। शिकागो के मेयर ने भी कहा पर बात बनी नहीं। एक छोटे शहर के वकील गैरी ने भी कोशिश की पर असर नहीं हुआ। तब मॉर्गन को लगा कि यह योजना सच हो सकती है। उसने सपना देखा, एक सपना पैसे कमाने का नहीं बल्कि कुछ बड़ा और साफ करने का। बेटियों के लिए शुरू हुआ चुंबक तत्व, जो एक पीढ़ी पहले हजारों छोटी और बिखरी हुई कंपनियों को एकजुट कर एक बड़ी और शक्तिशाली प्रतिस्पर्धा में बदलने के लिए लाया गया था, वह व्यापार की दुनिया में हंसमुख व्यापारी पैरेट जॉन डब्ल्यू गेट्स के माध्यम से स्टील की दुनिया में एक नियंत्रक शक्ति बन गया। गेट्स ने पहले से ही कई छोटी कंपनियों को मिलाकर अमेरिकन स्टील एंड वायर कंपनी बनाई थी। फिर उसने मॉर्गन के साथ मिलकर फेडरल स्टील कंपनी बनाई। मॉर्गन के अधीन नेशनल ट्यूब और अमेरिकन ब्रिज जैसी कंपनियां भी थीं। इसके साथ ही मोर ब्रदर्स ने अमेरिकन ग्रुप में डेप्लेट स्टील, हॉपसेथ स्टील और नेशनल स्टील कंपनी को एकजुट किया। इन्हें सहायक कंपनियां कहा गया, जो बाद में मिलकर एक विशाल स्टील साम्राज्य का निर्माण करने वाली थी। लेकिन एंड्रयू कार्नेगी के विशाल ट्रस्ट के करीब एक ऐसा ट्रस्ट था जिसमें 53 भागीदार और संचालक थे। बाकी सारे संयोजन उसके सामने फीके थे। वे चाहे तो दिल से गठबंधन कर सकते थे, लेकिन उनका पूरा वर्ग भी उस संगठित शक्ति पर एक खरोंच तक नहीं मार सकता था, और मॉर्गन ये बात अच्छी तरह जानता था। स्कॉटलैंड का निवासी बुजुर्ग ये बात जानता था कि छोटी छोटी कंपनियां उसके कारोबार में कटौती करने की कोशिश कर रही हैं। पहले उसने इसे मजाक में लिया, फिर नाराजगी, लेकिन जब ये कोशिशें हद से बढ़ गईं, तो कार्नेगी की नाराजगी गुस्से और विरोध में बदल गई। अब वह सिर्फ उन्हें अपने अनुसार डालने में नहीं, बल्कि उनकी हर चाल की नकल कर उन्हें मात देने के लिए तैयार था। एक प्रमुख नेता के रूप में उसने ठान लिया था कि अब अपने दुश्मनों को दिवालिया करने की योजना बनाएगा। यही बात थी जो चार्ल्स और स्वॉव के भाषण में मॉर्गन ने अपने संयोजन की समस्या का जवाब देते हुए कही थी कि कार्नेगी की कंपनी की के बिना कोई भी ट्रस्ट बन ही नहीं सकता। जैसे किसी बेर के व्यंजन में बेर ही ना हो। 12 दिसंबर 1907 की रात को श्वॉब के भाषण में निस्संदेह एक संकेत था। हालांकि कोई वादा नहीं था कि विशाल कार्नेगी उद्यम को मॉर्गन के तंबू के नीचे लाया जा सकेगा। उसने ये दिखाया कि वह पुनर्गठन का विशेषज्ञ है, असफल मिलों को हटाने, संपत्तियों पर ध्यान केंद्रित करने, लॉ हायस्क के व्यापार को सुदृढ़ करने और खर्चों को नियंत्रित करने में सक्षम है। उसने विदेशी बाजारों पर कब्जा करने और आर्थिक भविष्य को मजबूत बनाने की बात की। उसने अनुमान लगाया कि उनका मकसद था एकाधिकार बनाना, वोटों को बढ़ावा देना और विशेष अधिकार लेकर खुद को मोटा मुनाफा दिलाना। स्वॉब ने अपने सादे और ईमानदार तरीके से इस प्रणाली की निंदा की। उसने श्रोताओं को समझाया कि ऐसी नीति में यह खतरा छिपा है कि एक ऐसे दौर में जब हर चीज का विस्तार होना चाहिए, यह नीति बाजार को रोक रही है। उसने तर्क दिया कि लागत कम करके हमेशा कोई नया आविष्कार किया जाएगा और बाजार पर कब्जा किया जाएगा। एक विचार जिसने इतिहास बदल दिया। वो एक साधारण शाम थी जब विश्वविद्यालय क्लब की रात्रि भोज संपन्न हुई। मार्बल अपने घर लौट चुका था और स्वॉब अपने इस्पात व्यवसाय की ओर लौट गया, लेकिन कुछ तो था उस रात में जो सामान्य नहीं था। कुछ ही दिनों में मार्जिन ने गहराई से समझ लिया कि उस विचार के पीछे कोई सामान्य आकांक्षा नहीं थी। जैसे ही उसे भरोसा हुआ कि इसमें कोई वित्तीय जोखिम नहीं है, उसने स्वॉब को बुलाया। स्वॉब को आभास था कि वह किसी साधारण सौदे की बात नहीं कर रहा, और जब जॉन डब्ल्यू गेट्स ने प्रस्ताव दिया कि मॉर्गन से होटल में मिला जा सकता है, तो स्वॉब झिझका नहीं। लेकिन मॉर्गन बीमार थे अपने घर में, मीडिया की नजरों से दूर। फिर भी स्वॉब न्यूयॉर्क पहुंचा और फाइनेंस शेयर की लाइब्रेरी में अपने विचार को पेश किया। कई आर्थिक इतिहासकार मानते हैं कि यह मुलाकात पहले से तय थी, पर सच्चाई यह थी कि स्वॉब के पास बस एक विचार था जो बाकी सभी को किसी मिशन की तरह अपनी ओर खींच रहा था। मार्बल, गेट्स, डेकिन, ये सब व्यवसाय जगत के दिग्गज थे, लेकिन स्वॉब में कुछ और था, एक स्पष्ट दृष्टि, एक योजना जो आर्थिक इतिहास को बदल सकती थी।
थी। मॉर्गन ने पूछा, क्या तुम कार्नेगी को बेचने के लिए मना सकते हो? स्वाब बोला, मैं कोशिश कर सकता हूँ। मॉर्गन मुस्कुराया, अगर तुम मना सकते हो तो मैं सौदे की जिम्मेदारी लूंगा। कार्नेगी आराम से गोल्फ खेल रहे थे, लेकिन जब स्वाब ने उन्हें वही विचार सुनाया जिसने क्लब में 80 करोड़पतियों को मंत्रमुग्ध किया था, तो कार्नेगी भी झुक गए। उन्होंने एक कागज पर संख्या लिखी और कहा, ठीक है, इसे भेज दो। वो आंकड़ा था $100 मिलियन। स्वाब ने अनुमान लगाया था 320 मिलियन और उसमें जोड़ा गया D वर्षों का मूल्य वृद्धि 80 मिलियन। इस सौदे ने अमेरिका में तहलका मचा दिया। अखबारों ने लिखा, विदेशी इस्पात उद्योग इस संयोजन से स्तब्ध है। राष्ट्रपति ने कहा, अगर ये ट्रस्ट नियमित है तो अगले 22 वर्षों में यह संस्था एक सम्राट बन सकती है। और बाजार में मार्जिन ने इतनी तेजी से सौदे किए कि लगभग $100 मिलियन की पूंजी एक जगह समाहित हो गई। 38 वर्षीय स्वाब को उसका इनाम मिला। उसे नवगठित निगम का अध्यक्ष बनाया गया। 1930 तक स्वाब के नेतृत्व में यह संगठन न केवल एक इस्पात कंपनी रहा, बल्कि एक आर्थिक साम्राज्य बन गया जो आने वाले युग की दिशा तय करने वाला था। और यह सब एक विचार से शुरू हुआ था, किसी कॉर्पोरेट बोर्ड रूम में नहीं, बल्कि एक अकेले व्यक्ति के मस्तिष्क में जन्मा विचार। उसने न केवल सौदे को जन्म दिया, बल्कि ऐसी कल्पना और आस्था दी जिससे $600 मिलियन की अतिरिक्त संपत्ति उत्पन्न हुई। और यही इस कहानी का सार है। एक विचार जब आस्था और साहस से मिल जाता है तो वह केवल संपत्ति नहीं, बल्कि इतिहास रच संपत्ति सोच के रूप में शुरू होती है। मात्र केवल उसे एक व्यक्ति द्वारा ही सीमित होती है, जिसके मन में सोच प्रस्तावित होती है। आस्था सीमाओं को हटा देती है। ये याद रखिए कि जब आप किसी भी चीज के लिए जीवन के साथ सौदा करने के लिए तैयार हो, तो आप इस रास्ते से गुजरने की अपनी कीमत पूछिए। ये भी याद रखिए कि जिस आदमी ने संयुक्त राज्य अमेरिका का स्टील न्यूटन बनाया, वह एक समय पर व्यावहारिक रूप से अज्ञात था। अपने प्रसिद्ध विचार को जन्म देने तक वह केवल आदेशों का सेवक था। उसके बाद वह जल्दी ही सत्ता, शोहरत और धन के एक पद तक पहुंच गया। ये कहानी अपने आप में एक सबक है। सोच से जन्म लेती है सफलता और आस्था उसकी उड़ान तय करती है। मन की कोई सीमा नहीं होती सिवाय उनके जिन्हें हम स्वीकार करते हैं। गरीबी और धन दोनों ही सोच की संतानें हैं। ये पंक्तियां हमें एक गहरा सच बताती हैं। हम जो मानते हैं वही हमारे जीवन की हकीकत बनता है। अगर हम सोच ले कि हम सीमित हैं, तो हम सच में सीमित हो जाते हैं। और अगर हम सोच ले कि हम असीम हैं, तो सारी दुनिया हमारे कदमों में झुक जाती है। अगर इस वीडियो ने आपकी सोच को छुआ हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। माइंडसेट मोटिव को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यही तो वो जगह है जहां सोच संपत्ति बनती है। बेल आइकन दबा दो ताकि अगली कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे।